चुनाव को लेकर हमारी महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। विजय तिलक और कहां पर किसके बीच में कांटे की टक्कर है, कहां पर अभी तक का क्या रहा है आंकड़ा, कहां पर मुकाबला जबरदस्त है, ये लगातार सुबह से आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। शाम को 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी और शाम को 6 बजे सभी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। उसके बाद 13 तारीख को नतीजे सामने होंगे। आगे भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। क्या है ये जान लीजिए आप। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त। देखिए, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई पहले फेज के मतदान को 9 घंटे पूरे हो गए हैं। 10 निगम, 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायत में मतदान जारी है। 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोपहर 3 बजे तक सभी जगहों पर 35.18% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त। 9 घंटे पूरे हो चुके हैं वोटिंग को और ठीक देखिए 4 बज चुके हैं और 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। शाम को 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उससे पहले कहां पर क्या डेटा रहा है, क्या आंकड़ा वोटिंग का लगातार सामने आ रहा है, उसको लेकर भी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरे दोनों साइड में आप देख पा रहे हैं। लगातार एक और महा कवरेज हमारी चल रही है। ऊपर 2017 के नतीजे क्या रखे वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं और किसके बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, कौन टक्कर में है, कौन एक दूसरे को लगातार यहाँ पर टक्कर दे रहा है, उसको लेकर भी हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चली है पहले फेज को लेकर और देखिए शाम के 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। 4 बज चुके हैं। मेरे 2 साथी मेरे साथ हैं। अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले अनुभव का ही रुख कर लेते हैं। अनुभव, वक्त बहुत कम है, 9 घंटे पूरे हो चुके हैं, 4 बज गए हैं, 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्या हाइलाइट्स रहे और अभी क्या है ताजा हाल? अनुभव। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें लखनऊ नगर निगम की तो लखनऊ नगर निगम में जो है 8 जोन है और हम अलग अलग जोन में जा रहे हैं। अभी 3 बजे तक केवल 28.96% वोटिंग लखनऊ नगर निगम के लिए हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंतनीय है, ये सोचनीय है कि लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं और तमाम सारी जगहों पर हम गए हैं तो वहाँ ज़रूर अब अगर कहें कि 3:30 बजे के बाद ज़रूर कुछ जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती नज़र आई है। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये मॉन्टफोर्ड जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, यहाँ पर भी कुछ लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम संख्या। आप अगर प्रतिशत की बात करें तो 28.96%। और अगर लखनऊ के नगर पंचायतों की बात करें तो वहाँ खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक लगभग 28% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है, ये बता रहे अनुभव, जो कि संतोषजनक नहीं है। आप रहे हमारे साथ, विवेक आप भी बने रहे। इसी बीच में एक बड़ी खबर बता दें, फतेहपुर में सपा प्रत्याशी और पुलिस में नोकझोंक की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर नहीं है बल्कि निकाय चुनाव में देखिए अभी ये जानकारी मिल रही है कि मतदान को 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। लखनऊ नगर निगम में 3 बजे तक 28.96% वोटिंग, जो कि अनुभव बता रहे थे। लखनऊ के नगर पंचायतों में 3 बजे तक 51.12% वोट हुआ है। ये अभी तक का डेटा है 3 बजे तक का, हालांकि 4 बज चुके हैं। पहले फेज के मतदान को 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब कहां पर कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है, इसको लेकर लगातार जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अनुभव भी जानकारी दे रहे हैं और विवेक भी लगातार बताएंगे, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले डेटा सेंटर आपको लिए चले, अलग अलग हिस्से में क्या है वोटिंग प्रतिशत, अभी तक कितना मतदान कहां पर हुआ, ये जान लेते हैं। बिल्कुल, तो किसके समर्थक झूम करके वोट करने निकले और कहां समर्थकों ने हिम्मत नहीं दिखाई, बाहर नहीं गए, ये सारी चीजें आंकड़ों में दिखाई देती है। आइए जल्दी से दिखा देते हैं और समझा देते हैं कहां कितनी फीसदी मतदान रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी 2 घंटे का वक्त है, लेकिन इसी बीच आपको बताते चले फिरोजाबाद में 43.69, प्रयागराज में 23%, रामपुर में 39, लगभग 39.5%, शामली की बात करें तो 51%, बिजनौर में भी 51%, गाजीपुर में 44.5% है, प्रतापगढ़ में लगभग 43% है, गोरखपुर की अगर बात करेंगे तो लगभग 29% आंकड़ा छू पाए हैं, गोंडा में 51%, 52 के करीब हो चुका है। और आगे बढ़ते हुए सीतापुर की बात कर ले, 44.5% मतदान हुआ है, 36% हुआ है लखीमपुर खीरी में, वाराणसी अगर आती है तो वो है 32% वोटिंग के साथ कम है, रायबरेली में लगभग 42% वोटिंग है, कौशाम्बी में लगभग 44.5 से ज्यादा का वोटिंग प्रतिशत है, जौनपुर में है लगभग 41 कह सकते हैं, उन्नाव में 47 क्या 48 कह लीजिए अच्छी वोटिंग हुई है, झांसी में 41 हुई है, गोंडा में अच्छी वोटिंग हुई, लगभग 52% के करीब आप इसे मान सकते हैं, आंक सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से अभी भी 2 घंटे का वक्त है, दीपा ये जनता को सोचना होगा, अपने गली मोहल्ले नाली खड़ंजे की शिकायत करनी है तो पहले वोट कीजिए,
ये बड़ा संदेश होना चाहिए। विवेक, आप कहाँ पर मौजूद और वहाँ का कितना रहा है वोटिंग प्रतिशत, वो जरा बताएं। संतोषजनक है या फिर अभी कंजूसी कर रहे हैं लोग घरों से बाहर निकलने में? विवेक, आवाज आ रही है आपको? देखिए, गोंडा में सुबह से ही लगातार धीमे गति से शुरू हुआ था मतदान, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा है। चूंकि मौसम यहाँ पर ठीक है, कल रात को बारिश हुई थी, सुबह तक बारिश होती रही और उसके बाद अब मौसम ठीक हुआ तो यहाँ पर वोटिंग के लिए भी लोग बढ़े हैं, संख्या बढ़ी है। हम जिस मतदान केंद्र में हैं वहाँ आपको नज़ारा दिखाते हैं। भी लोग मौजूद, महिलाओं की संख्या पहले थे और उनकी जो सिलसिला है वोट का डालने का, वोट कास्ट करने का वो जारी है और 51% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। यानी 3 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 51%। प्रदेश में कुछ ही ऐसे जनपद हैं 37, जहां पर 37 जनपदों में जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां कुछ ही नगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां पर जी मैं कह रहा था कि जो प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, 37 जगह पर जनपदों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कुछ ही नगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां पर 50% के ऊपर का आंकड़ा पार हो गया और गोंडा उसमें से एक है। हालांकि यहां ऐसा नहीं माना जाता था कि यहां वोटिंग इतनी ज़बरदस्त होगी, लेकिन लोगों का उत्साह देखने लायक है। सुबह से लोग यहां पर इकट्ठा हैं, आ रहे हैं लगातार और लोग यहां पर वोट दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं गोंडा के, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर जो आज वोटिंग का 50% से ऊपर तो विवेक ये बता रहे हैं कि 50% से ऊपर यहाँ पर वोटिंग हुई है, जो कि अच्छी वोटिंग कह सकते हैं। लोगों ने दिल खोल करके यहाँ पर वोट किया है, लेकिन किसके लिए वोट किया है ये अपने आप में अहम हो जाता है। अनुभव भी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, वहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो अच्छा नहीं कह सकते हैं। हालांकि लखनऊ में बहुत ज़्यादा उम्मीदें पार्टियों को थी, वहाँ पर 28.96 के आसपास वोटिंग प्रतिशत है 3 बजे तक का। क्या वजह आपको समझ में आ रही है या फिर क्यों लग रहा है कि लोग कम निकले वोटिंग के लिए? अनुभव, देखिए, लखनऊ के लोग तो लगता है वोटिंग करने के लिए नवाब हो गए और इसीलिए घरों से नहीं निकले। आप ये सोचिए 3 बजे तक इतना कम वोटिंग परसेंटेज, 28% लगभग वोटिंग परसेंटेज है, तो ये काफ़ी कम है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, हमने हमेशा ट्रेंड देखा है, यहाँ कभी 32% वोटिंग हुई है, कभी 34% वोटिंग हुई है। ज़्यादा वोटिंग होती नहीं, शहर के लोग शायद निकलते नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब दिक्कत होती है तो ज़रूर शिकायत करते हैं, पर जब वोट देने की बारी होती है, शहर की सरकार चुनने की बारी होती है, तो शायद वो निकलते नहीं है। हम देखिए सुबह से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और मैं खुद गया, वोट डाल कर आया और फिर अपने दर्शकों तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वोट लखनऊ में डाले जा रहे हैं, ख़ासतौर से नगर निगम के लिए। और अगर नगर पंचायतों की बात करें, लगभग 51% जो 10 नगर पंचायतें हैं लखनऊ में, वहाँ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 52% अब तक वोट जो है वो पड़ चुका है। और हम जहाँ पर अभी आए हुए हैं, यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं सरोजनी नगर से, लोगों को भी, और जो हम लोग भी लगातार सुबह से अपडेट कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे थे कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लखनऊ से निराश करने वाली ये खबर है कि अभी तक 3 बजे तक का जो डेटा है वो 28.96 का है वोटिंग प्रतिशत का। मेरठ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की मुठभेड़ में ढेर उसको कर दिया गया, एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर अनिल दुजाना। मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ अनिल दुजाना। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है मेरठ से। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर का रहने वाला था अनिल दुजाना, जिसको एसटीएफ ने ढेर किया है मेरठ में। ये बड़ी खबर, वहां पर यूपी एसटीएफ के साथ में मुठभेड़ होती है अनिल दुजाना गैंग की, और वहीं से खबर ये आ रही है कि अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है मेरठ से। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है, आपके सामने हम रख रहे हैं। एनकाउंटर में मार दिया गया अनिल दुजाना, जो कि कुख्यात गैंगस्टर। लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी, इनाम की राशि भी लगातार बढ़ाई जा रही थी। इसी बीच में बड़ी खबर आपके सामने, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ और उसमें ढेर हो गया है अनिल दुजाना। ये तस्वीर आपके सामने है, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पुलिस की मौजूदगी, कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की मुठभेड़ में उसको ढेर कर दिया गया। अब एसटीएफ चीफ अमिताभ यश इस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। थोड़ी देर पहले ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना, जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं
इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकता हूँ। तो अनिल दुजाना पर 60 से ज्यादा केस मुकदमे दर्ज थे और अब ये जानकारी यूपी एसटीएफ ने मेरठ में उसको ढेर कर दिया गया। हमारे साथी सनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सनोज, क्या परिस्थितियां वहां पर रही और बड़ी खबर ये कि लंबे वक्त से उसकी तलाश तो थी लेकिन अब मुठभेड़ में उसको, एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया, अनिल दुजाना मार गिराया गया। चलिए सनोज का रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी जो लगातार वहां से आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से तलाश अनिल दुजाना की, अब उसको ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी ये मिली है। कई राज्यों में, न सिर्फ यूपी बल्कि यूपी से बाहर भी कई राज्यों में कई मुकदमे दर्ज थे, कई केस दर्ज थे अनिल दुजाना पर और लंबे वक्त से उसकी तलाश भी हो रही थी। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको मौके पर किस तरीके से अभी भी पुलिस के कर्मी मौजूद हैं। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गाजियाबाद के बादलपुर का रहने वाला था अनिल दुजाना, कुख्यात गैंगस्टर, कई मुकदमे दर्ज और यूपी एसटीएफ ने उसको ढेर कर दिया। ये बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया कि ये बड़ी खबर है। गाजियाबाद के बादलपुर का वो रहने वाला और गिरोह बना करके लगातार अलग अलग राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दिया करता था। 18 से ज्यादा मुकदमे हत्या के, उसके अलावा रंगदारी वसूली के तमाम मुकदमे अलग अलग हिस्सों में दर्ज थे। सनुज हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख करें। सनुज, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब एनकाउंटर में मेरठ में यूपी एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है, ये बड़ी खबर है, क्या डिटेल्स है सनुज? देखिए, अनिल दुजाना को मेरठ एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मेरठ के जानी थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और अनिल दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चूंकि अभी अनिल दुजाना पैरोल पर चल रहा था, लेकिन जो मेरठ की एसटीएफ यूनिट है उसको मुखबिर से कुछ सूचना मिल रही थी कि मेरठ में किसी के साथ मिलकर ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। और एसटीएफ ने जो फ़ोन है वो सर्विलांस पे ले रखा था। जब एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर अनिल दुजाना पहुँचता है तो जानी थाना इलाके में पुलिस उसकी घेराबंदी कर लेती है और घेराबंदी करने के दौरान आमने सामने गोलियां चलती हैं और आखिरकार एसटीएफ की गोलियों का जो निशाना है वो अनिल दुजाना बन जाता है। अनिल दुजाना मेरठ में क्यों आया था, किसके साथ आया था, किसके पास आया था, किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, इस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन वो शख्स था कि जिसके साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अभी एसटीएफ के सोर्सेज से हमारी बात हुई है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में अनिल दुजाना था। और आखिरकार सबसे अहम बात यह भी है, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक 24 घंटे पहले एसटीएफ ने यहां अनिल दुजाना जैसे बड़े गैंगस्टर को मार गिराया है। और दूसरी एक और बात यह है कि आज ही के दिन 4 मई 1988 की अगर हम बात करें तो एसटीएफ की स्थापना हुई थी और यानी एसटीएफ ने अपनी स्थापना के दिन एक बड़े गैंगस्टर को मिट्टी में मिला दिया है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले एक गैंगस्टर का इस तरीके से एनकाउंटर कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि जराइम की दुनिया के बड़े नाम या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अब किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पूर्वांचल में जिस तरीके से बदमाशों का सफाया हुआ, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गैंगस्टर हैं, जो बड़े नाम हैं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से और जो शासन की तरफ से एक लिस्ट आई थी कि जिसमें बताया गया था कि ये इतने बड़े अपराधी हैं, इन पर इतने इतने का इनाम है, इनकी ये अपनी लिस्ट है। तो उस लिस्ट को जिस तरीके से खंगाला जा रहा था, तभी ये समझ में आ रहा था कि पुलिस किसी या एसटीएफ किसी बड़ी जो गैंग है उस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है या कोई बड़ा माफिया या बड़ा डॉन मारा जा सकता है। और देखिए, जराइम की दुनिया का अनिल दुजाना बड़ा नाम था। अभी कुछ साल पहले जब आपने देखा कि सहारनपुर में डकैती पड़ी थी तो मुकीम काला गैंग से भी इसने अनिल दुजाना ने हाथ मिला रखा था। 2002 की बात है, मुझे याद है कि साल 2002 की बात है कि जब अनिल दुजाना के खिलाफ एक साइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था और जब अनिल दुजाना जेल गया तो कहीं ना कहीं उसे लगा था कि बिना करे उस पर बेवजह ये केस लगाया गया, कौन है इसके पीछे क्या है, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करते हैं। और उसके बाद जो नरेश भाटी गए, यहाँ पर ये मुठभेड़ में एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है कि अनिल दुजाना, इसको लेकर भी क्या डिटेल्स है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। सनुज, आप रहे हमारे साथ, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में भी रहे हैं और आज अनिल दुजाना को मार गिराया। यूपी एसटीएफ के 25 साल आज पूरे हो रहे हैं, इतने बड़े क्रिमिनल को मार गिराया एसटीएफ।
नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है एसटीएफ, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। शातिर अपराधी जो हैं, जो पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, निश्चित रूप से मुठभेड़ में पुलिस ज़्यादा बेहतर ट्रेंड है, वो मारे जाएंगे। आपने धार्मिक उन्माद की बात की। कर्नाटक में जो बात कांग्रेस ने की, आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो बजरंग बली को बैन करने की बात करे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होना। देखिए, कांग्रेस पार्टी यही करती रही। उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के राम को झुठला दिया, वो कुछ शहबानो केस को पलट दिया, तो ये गलत है। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसका परिणाम है कांग्रेस पार्टी आज 50 सीट से कम पे बटूर के रह गई है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि 50 भी नहीं आएंगे। 13 मई को कमल खिलेगा, बिल्कुल पूर्णतः खिलेगा, बहुत अच्छे से खिलेगा। आपने सुना राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से बीजेपी के विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि 13 मई को कमल खिलेगा, पूर्ण रूप से कमल खिलेगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तमाम शिकायतें कर रही हैं, या फिर तमाम उसके जो अलग अलग ज़िलों में जो लोगों ने शिकायतें की, उस पर उनका कहना है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जो चुनाव हारता है वो इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप करता है। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि माफिया जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनकी अब यूपी में खैर नहीं है। लगातार उनको मिट्टी में मिलाने का काम चल रहा है। और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि 13 मई को जब रिजल्ट सामने आएगा तो भाजपा का कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। सनुज लगातार बने हुए हैं। अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ के मेरठ में, इसी को लेकर उनके पास फिर से चलते हैं, क्या डिटेल्स है वो जान लेते हैं। सनुज, ये भी जानकारी मिल रही है, हालांकि ये तो जानने वाली बात है, इस पर तो और डिटेल्स आनी बाकी है कि कल सीएम का दौरा, उससे पहले वहां पर एनकाउंटर होता है, अनिल दुजाना को मार दिया जाता है। लेकिन खबर ये आ रही है कि नेपाल भागने की फिराक में भी वो था, मेरठ से वो आगे नेपाल भागने की फिराक में था। ये एसटीएफ के सूत्रों से खबर ये भी मिली। हाँ, देखिए, अभी तमाम चीजें हैं कि जिन पर हो सकता है कि एसटीएफ के बड़े अधिकारी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि जराइम की दुनिया का बड़ा नाम, 60 से ज्यादा बड़े मुकदमे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, राजस्थान की बात हो, तमाम जगह एक बड़ा जराइम की दुनिया और एक बड़ा गैंग कहीं ना कहीं चलाने का काम जो है वो अनिल दुजाना की तरफ से किया जाता था। इतने बड़े बदमाश का मेरठ में एनकाउंटर में मारा जाना, देखिए सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो चर्चा ये चल रही है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से एक दिन पहले आखिर किससे मिलने अनिल दुजाना आया था यहाँ पर? क्या कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा था? क्या कोई ऐसा तो नहीं कि किसी सफेद पोस्ट पे मिलने आया हो, या किसी के साथ यहाँ पर कोई और बड़ी प्लानिंग पर काम चल रहा हो, या किसी अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने की कोई प्लानिंग की जा रही हो, या किसी के कहने पर किसी को मारने अनिल दुजाना आया हो? ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से एक दिन पहले इतने बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर मेरठ में होना कहीं ना कहीं ये बताने और जताने के लिए काफी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि किसी यहाँ पर कोई वो वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, किसी से मिलने के लिए वो आया हुआ था, यहाँ पर उसके आने की वजह क्या थी, बहुत सारी बातें हैं जिन पर खुलासा होना बाकी है। सनुज आप रहे हमारे साथ, इस पर आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मेरठ से बड़ी खबर है, अनिल दुजाना कुख्यात गैंगस्टर जिसको यूपी एसटीएफ ने ढेर किया गया है, ये बड़ी खबर। मेरठ में उसकी मौजूदगी और वहीं पर उसको ढेर कर दिया गया। एसटीएफ से मुठभेड़ में ढेर हुआ अनिल दुजाना। अभी तक क्या कुछ हुआ है वो आपको बता रहे हैं। भोला की झाल गंगा नहर के पास मुठभेड़ और वहीं पर मार गिराया गया अनिल दुजाना। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था अनिल दुजाना, ये बात सामने आ रही है। और साथ ही 60 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज थे, ये भी जानकारी हाथ लगी है। सनुज हमारे साथी लगातार बने हुए। सनुज, इसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है, कहां पर वारदातों को अंजाम दिया, क्या क्या वारदातों में ये शामिल रहा, इसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड जरा बताइए। हाँ, देखिए, सुंदर जो हम बात कर रहे हैं अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच जो वर्चस्व की जंग है वो किसी से छिपी नहीं है। एक दौर वो था कि जब अनिल दुजाना को कोई नहीं जानता था, सिर्फ एक छोटा सा नाम था अनिल नागर। एक साइकिल चोरी के मुकदमे की बात निकलकर सामने आती है और उसके बाद धीरे धीरे जराइम की दुनिया में अनिल दुजाना एक बड़ा नाम बनता चला जाता है। अवैध सरिये का कारोबार हुआ करता था, ये 2000-2002 के करीब की बात है। उस दौरान अवैध सरिये का कारोबार हुआ करता था और तब अनिल दुजाना सुंदर भाटी गैंग के लिए ये काम करता था। और उसी को लेकर जो पैसे की बंदरबाट है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं दोनों में तल्खी आ गई और दोनों की जो राह है वो अलग हो गई। इसी दौरान जो अनिल दुजाना है, अनिल दुजाना की जो उठबैठ है वो नरेश भाटी गैंग से थी और नरेश भाटी और सुंदर भाटी गैंग में वर्चस्व की जंग थी और इस वर्चस्व की जंग और गैंगवार में कई लोग मारे जा चुके थे। अब अनिल दुजाना नरेश भाटी गैंग से मिल जाता है, लेकिन बताया यह जाता है कि नरेश भाटी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या का जो आरोप है वो सुंदर भाटी पर लगता है कि सुंदर भाटी ने यह हत्या कराई थी।
इसके बाद जो नरेश भाटी गैंग की कमान है वो उसका जो छोटा भाई है वो रणपाल संभाल लेता है, और इसी दौरान जो रणपाल है और अनिल दुजाना एक साथ आ जाते हैं। चूंकि दुश्मनी में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिया और नरेश भाटी की हत्या का बदला लेने के लिए जो सुंदर भाटी है, सुंदर भाटी के भतीजे की जो हत्या है वो नरेश भाटी के छोटे भाई जिसने गैंग की कमान संभाली थी, रणपाल ने उसकी हत्या करा दी और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। लेकिन एक एनकाउंटर में रणपाल भाटी भी मारा गया और रणपाल भाटी के मारे जाने के बाद जो तीसरा भाई था रणवीर भाटी, फिर उसने अपने गैंग की संभाल ली थी और फिर अनिल दुजाना से कहा था कि हमें बदला लेना है, पूरा गैंग बनाना है। और उसके बाद जो गैंगवार चली उसमें कई लोग मारे गए। अनिल दुजाना फिर धीरे धीरे सुर्खियों में आता रहा और सुर्खियों में वो इसलिए भी रहता था क्योंकि उससे खतरा रहता था और वो बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर कहीं ना कहीं चलता था। एक बात अनिल दुजाना के लिए कही जाती है कि अनिल दुजाना की गोलियों की चाल और अनिल दुजाना की चाल के बारे में कहा नहीं जा सकता कि कहां पर चल जाए। और उसके बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, यहाँ के जो उस दौरान जराइम की दुनिया के बड़े नाम थे, उनके बाद अनिल दुजाना ने एक अपना पूरा गैंग बनाया और फिर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये जो पूरी बेल्ट है इसमें अनिल दुजाना के नाम का जो सिक्का है वो जमना शुरू हो गया था। और इसी के साथ ही अब अनिल दुजाना को ही लगा था कि अनिल नागर नाम से कोई नहीं है, तो जिस जगह वो रहता था वो दुजाना गांव का रहने वाला है, इसलिए उसने अपने नाम के आगे दुजाना लगाया और फिर अनिल दुजाना के नाम से लोग कांपने लगे, रंगदारी देने लगे, कई लोगों सुपारी किलर बन गया, कई लोगों की पैसे के लिए हत्या करा दी गई। और उस अनिल दुजाना को अब ये लगा कि अब छोटे मोटे से नहीं अभी और बड़ा बनना है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पुलिस एनकाउंटर में जो बदमाश मारा गया था उस बदमाश से फिर इसने कहीं ना कहीं अपना जो हाथ है वो मिला लिया था। उसके बाद कई और बदमाशों के साथ मिलकर जो सिंडिकेट है वो कहीं ना कहीं बनाने का जो काम है वो किया जा रहा था। अनिल दुजाना के लिए कहा जाता है कि इसके जो गैंग में नए नए लड़के थे, नए नए शूटर्स थे, उनको पैसे देकर किसी की भी जो हत्या है वो कहीं ना कहीं ये करा दिया करता था। अब ये बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना भी पैरोल पर था लेकिन मेरठ में किसी गैंग के साथ मिलकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और देखिए राजनीति में अनिल दुजाना आना चाहता था, एक बार जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि किस्मत अच्छी नहीं थी, वो चुनाव हार गया था। राजनीति में आना चाहता था इसलिए किसी सफेद पोस्ट को तलाश रहा था। कई बार उसने अभी 7-8 साल पुरानी बात करें कि किसी एक बड़े सफेद पोस्ट से सिफारिश भी की थी कि वो राजनीति में आना चाहता है। एक बार अपनी पत्नी को भी वहां से चुनाव लड़ाया था और जब उस चुनाव के पोस्टर लगे थे तो पोस्टर लगने के बाद ये चर्चा हुई कि अनिल दुजाना की पत्नी चुनाव में लड़ रही है, जरा देख लीजिए क्या होगा। इसी दौरान किसी शख्स की हत्या हो जाती है, एक प्रधान थे उनकी हत्या हो जाती है और फिर उसमें अनिल दुजाना को जेल भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि अनिल दुजाना अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। AK-47 रखना, उसको चलाना, कई ऐसी वारदातें हुई कि जिसमें अनिल दुजाना ने इस तरह की वारदात को AK-47 से अंजाम दिया था। तो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था, एक बड़े गैंगस्टर के तौर पर गिनती होती थी। लेकिन योगी राज में जिस तरीके से बदमाशों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उनका सफाया किया जा रहा है, शायद उसी कड़ी में कहीं ना कहीं अनिल दुजाना को मारकर STF ने यह संदेश देने का काम किया है कि बदमाश अब किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए टेक्नोलॉजी कितनी बाहर आया था, उसके बाद हत्या के केस में गवाहों को धमकाने का आरोप लगा, तब से ही लगातार अलग अलग हिस्सों में टीमें ढूंढती रही अनिल दुजाना को। उसके बाद पाया जाता है वो मेरठ में, जहां पर उसको ढेर कर दिया जाता है। अब बहुत स्वाभाविक है कि वहां पर भी उसके, क्योंकि ये बात सामने आई कि गिरोह बना करके अलग अलग हिस्सों में वो वारदातों को अंजाम देता था, वहां पर भी इसके गिरोह के लोग एक्टिव होंगे। अब उन तक पहुंचना बड़ी चुनौती है STF के लिए भी। हाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये यहाँ पर आया क्यों था। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मुकीम काला था, सहारनपुर में करीब करोड़ों रुपए की डकैती डाली थी और उस डकैती में भी ये बताया जाता है कि जो अनिल दुजाना है वो उसमें शामिल था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली में जो 2 हत्याएं हुई थी उसमें भी अनिल दुजाना का नाम आया था। तो मुकीम काला गैंग चूंकि जराइम की दुनिया का बड़ा नाम था, शामली से ताल्लुक रखता था, कई व्यापारियों का पलायन भी हुआ, तो ऐसे लोगों से हाथ मिलाकर अनिल दुजाना एक खौफ का नाम, एक दहशत का नाम बन गया था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी के दिन कभी ना कभी बुरे आते हैं और शायद आज अनिल दुजाना का आज अंतिम दिन था कि वो सूरज तो देख पाया लेकिन कल का सूरज नहीं देख पाएगा। STF ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया है
अब उसके पास से कुछ स्वचालित हथियार भी कहीं ना कहीं पुलिस एसटीएफ को हत्थे लगे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अनिल दुजाना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से एक दिन पहले मेरठ आने के पीछे की वजह क्या है। आप खुद समझिए कि मुख्यमंत्री का जब दौरा होता है तो आसपास के तमाम जिलों से फोर्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, तमाम सिक्योरिटी बढ़ जाती है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी होते हुए अनिल दुजाना ने मेरठ आने का इतना रिस्क क्यों लिया, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्राइम के एंगल से आप सोचिए कि जब पुलिस की सुरक्षा बढ़ती है तो बदमाश उस इलाके को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा, पूरा सघन चेकिंग अभियान, पूरा सुरक्षा का घेरा, एसटीएफ मुस्तैद पूरी तरीके से, एसओजी मुस्तैद, पुलिस मुस्तैद, और ऐसे में तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल दुजाना पिछले कई दिनों से मेरठ में डेरा डाले हुए था। क्या आज अनिल दुजाना मेरठ आया था? आखिर किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अनिल दुजाना था? क्या पश्चिम को थर्राने की साजिश तो कहीं अनिल दुजाना नहीं कर रहा था और एसटीएफ को वाकई कहना पड़ेगा कि बड़ी साजिश को एसटीएफ ने नाकाम किया। हाँ, देखिए सवाल बिल्कुल बनता है कि अनिल दुजाना जैसा बड़ा नाम अगर मेरठ आ रहा है तो बिना किसी संरक्षण के किसके यहाँ पर रुका हुआ था, किसके यहाँ वो नहीं रुका हुआ था, क्या कोई हथियारों की कोई डील तो नहीं हो रही थी, क्या कोई बड़ी डील तो नहीं हो रही थी। आप ये खुद सोचिए कि अनिल दुजाना AK-47 लेकर चलता है और गोलियों की तो उसके पास पूरा खजाना रहता था। ये एक दहशत रहती थी अनिल दुजाना की कि अगर ये पता लग जाए कि इस इलाके में अनिल दुजाना होकर गया है तो बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े अपराधी खौफ खा जाते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे क्रिमिनल ने उसकी सुपारी दे दी और आज उसका नंबर कहीं उल्टा तो ना आ जाए। तो इतना बड़ा खौफ, इतनी बड़ी दहशत का नाम, लेकिन इतनी बड़ी गलती आखिर अनिल दुजाना कैसे कर गया कि मेरठ में मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले उसकी जो कहीं ना कहीं यहाँ लोकेशन मिल गई। एसटीएफ आज देखिए, उसका एसटीएफ का आज स्थापना दिवस है। दो चीजें अहम हमें समझनी पड़ेगी। आज 25 साल एसटीएफ को हो गए हैं। 4 मई 1988 को एसटीएफ की स्थापना हुई थी और आज अपनी स्थापना के दिन एसटीएफ ने ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई और एक बड़े अपराधी को ढेर कर दिया। कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है वो बधाई की पात्र है। और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से एक दिन पहले एक अपराधी को मारकर ये संदेश दिया है। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री को भी एक सलामी देने का काम किया कि मुख्यमंत्री जो सोच रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध को बेनकाब भी करेंगे और जो अपराधी और जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने की सोचते हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। एसटीएफ ने ये पूरा बड़ा संदेश देने का यहाँ पर काम किया है और इस संदेश का पूरा असर पश्चिमांचल ही नहीं बल्कि पूरा भी नहीं, आसपास तक जाएगा कि अगर कहीं भी सोची, अगर कहीं भी कुछ किया। अभी अनिल दुजाना के खिलाफ गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मामले का भी जो मामला है वो सामने आया है और तभी से अनिल दुजाना कहीं ना कहीं एसटीएफ के निशाने पर था। एसटीएफ ने के जो आप सूचना तंत्र मानिए कि किस तरीके से जो सूत्रों से जानकारी मिल गई है कि अनिल दुजाना ने गलती कर दी कि एक नंबर पर उसने कॉल कर दी और वो नंबर कॉल जो है वो कॉल ट्रेस हो रही थी और जैसे ही ये हुआ कोडवर्ड में तमाम बातें चल रही थी कि यहाँ पे मिलना, यहाँ मिलना, गाड़ी इस नंबर की है। तो एसटीएफ पूरी तरीके से घेराबंदी में कई दिन से लग रही थी और आखिरकार आज अनिल दुजाना क्रांति शहर मेरठ की धरती पर जब पहुंचा तो यहाँ पर उसे एनकाउंटर में एसटीएफ ने ढेर कर दिया। जो जानी थाना इलाका है पूर्वांचल से लगाया पश्चिमी यूपी तक, देखिए जहाँ पर भी ऐसे कुख्यात गैंगस्टर हैं, जो माफिया है, उनकी शामत यूपी में किस तरीके से आई हुई है। ये लगातार यूपी से बाहर खबर भी आ रही है और ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की भी कोशिश जो है यूपी पुलिस भी कर रही है, एसटीएफ भी कर रही है। और सीएम के दौरे से ठीक पहले इस तरीके से एनकाउंटर होता है, उसमें इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर कर दिया जाता है, ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग का काम करेगा। लेकिन इसके परिवार में और कौन कौन लोग थे, कितने मुकदमे इस पर किस किस तरह के दर्ज थे, क्या क्या वो एक्ट है जिस पर ये फरार भी चल रहा था। इनाम की राशि ये कहा गया कि लगातार बढ़ती गई और ना सिर्फ यूपी, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि कई राज्यों में इसका नेटवर्क लगातार फैलता गया। ये कैसे संभव हो पाया सनोज? देखिए, अपराध में ये कहा जाता है कि आप कोई ऐसा अपराध करिए कि जो आप सुर्खियों में आ जाएं और लोग आपको जानने लगे। अपराध की दुनिया में छोटे मोटे अपराध से कोई किसी को नहीं जानता है और जब तक आप कोई बड़ा अपराध नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नहीं जानेगा। कभी सुंदर भाटी के लिए काम करना और सुंदर भाटी के लिए काम करने के बाद उससे अलग होना और फिर ये मैसेज देने का काम करना कि सुंदर भाटी गैंग से मेरी 36 का आंकड़ा है। आप जब किसी बड़े बदमाश से टकराते हैं तो जो नए बदमाशी करने के लिए लोग उतरते हैं कि
हमें भी जराइम की दुनिया में बड़ा नाम है, तो वो एक अपने रोल मॉडल के तौर पर एक ऐसे शख्स को चुनने का काम करते हैं कि इसने बड़े बदमाश से उसने टक्कर लेने की कोशिश करी है। यही मैसेज अनिल दुजाना ने दिया था कि सुंदर भाटी से मेरा 36 का आंकड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन को खत्म करने के लिए दुश्मन भी बड़ा होना चाहिए, और जब गैंग बड़ा हो तो किसी बड़े गैंग से हाथ मिलाना पड़ता है, और शायद इसीलिए नरेश भाटी गैंग से इसने हाथ मिलाया था। और उसके बाद कई बड़ी वारदातों को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। 150 से ज्यादा शूटर बताए जाते हैं। उसके बाद जब अनिल दुजाना जेल चला गया तो उसको लगा कि अब जेल जाने के बाद, कहते हैं कि बदमाश के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, लोग उसे नहीं जानते हैं, लेकिन जेल से ही उसने पूरा अपना बड़ा सिंडिकेट चलाया, बड़ा नेटवर्क चलाया। जो बड़े अपराधी है हमेशा उनके टच में रहा, जो उसके शूटर्स हैं वो मिलते रहे, आते रहे, जाते रहे, और उसके बाद जिस वारदात को जब चाहा उसको अंजाम दिला दिया। और जब तमाम चीजें जांच में निकल कर आई तो ये पता लगा कि जेल में बैठे अनिल दुजाना गैंग और अनिल दुजाना ने इस वारदात को अंजाम दिलाया था। आप ये सोचिए कि मेरठ में अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी की जो हत्या है वो हत्या कर दी गई थी। एक बार इस तरह की चर्चाएं भी निकलकर सामने आई थी कि जो अनिल दुजाना गैंग है, उस अनिल दुजाना गैंग ने लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बड़े नाम हैं उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की। चाहे सुनील राठी की बात हो, एक बार मुन्ना बजरंगी के लिए भी यहाँ पर चर्चा चली थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में एक दुबे हत्याकांड हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेश भाटी की हत्या हुई और नरेश भाटी के जो भाई हैं उनसे अनिल दुजाना का मिलना आना जाना था, और दुश्मन को खत्म करने के लिए अनिल दुजाना ने कहीं ना कहीं जो नरेश भाटी के भाई हैं, पहले रणदीप से मिलाया हाथ, रणदीप एनकाउंटर में मारा गया रणपाल, और रणपाल के बाद जो रणदीप है वो फिर रणदीप से हाथ मिलाया था। तो लगातार वो जराइम की दुनिया का बड़ा नाम बनने की कोशिश जो उसने की थी, उस कोशिश में वो कामयाब हो गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक सपना अनिल दुजाना का अधूरा जरूर रह गया कि वो जराइम की दुनिया के साथ साथ सफेद पोश बनने की कोशिश में था कि किसी तरीके से कोई चुनाव जीत जाए। जिला पंचायत का उसने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गया था। पत्नी को चुनाव लड़ाने की कोशिश करी तो पत्नी भी क्या कहते हैं सफेद पोश नहीं हो पाई। तो बस ये सपना उसका अधूरा जरूर रह गया। लेकिन मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा कि आखिर मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले आखिर अनिल दुजाना मेरठ में करने क्या आया था, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब एसटीएफ के सोर्सेज से हम धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जानकारियां हमें मिल भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोई बड़ी वारदात पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने जा रही थी, जिसे एसटीएफ ने न सिर्फ नाकाम किया। बिल्कुल ठीक है। लगातार ये कहा भी जा रहा था सनोज की 7 टीमें जो है वो अलग अलग हिस्सों में पिछले एक हफ्ते में छापेमारी लगातार कर रही थी, और अनिल दुजाना मिलता है मेरठ में जहां पर उसको ढेर कर दिया जाता है। अब सीएम का दौरा कल, लेकिन उससे पहले यहां पर अनिल दुजाना की मौजूदगी होना और यहीं पर उसको ढेर कर दिया जाना, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही और यहां पर वो किस मकसद से आया हुआ था, क्या उसका मकसद था, क्या बड़ी वजह रही, क्या किसी का संरक्षण प्राप्त था, अगर था तो वो किसका संरक्षण मिला हुआ था, बहुत सारे सवाल हैं। इसी बीच में ये तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीर है जहां पर एनकाउंटर हुआ, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ अनिल दुजाना और गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर का वो रहने वाला था। ये मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पुलिस और एसटीएफ के जो कर्मी है वो अभी भी मौजूद हैं। ये गाड़ी भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ से भागने की फिराक में था, और खबर ये भी कि हो सकता है वो यहाँ से नेपाल भागने की फिराक में था और उससे पहले मेरठ में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश वो कर रहा था। ये भी बात सामने आई। ये देखिए पिस्टल भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ और यूपी एसटीएफ के साथ में मुठभेड़ अनिल दुजाना की, और यहाँ पर मुठभेड़ में उसको ढेर कर दिया गया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग, और उस फायरिंग में गोली लगी अनिल दुजाना को, उसको मौके पर ही ढेर कर दिया गया। नेपाल भागने की फिराक में वो था, ये भी बात सामने आई। अब मेरठ में वो कब से रह रहा था, यहाँ पर कौन लोग थे जो उसके संपर्क में थे, कौन लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, और कौन लोग थे जो उसको संरक्षण दे रहे थे, इसको लेकर भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर आनी बाकी है, बहुत खुलासे हैं जो होने बाकी हैं। सनुज भी वहां से लगातार बता रहे थे कि हो सकता है किसी बड़े शख्स का उसको साथ प्राप्त हो, संरक्षण हासिल हो, और इसको लेकर भी जानने की अब लगातार कोशिश होगी। सनुज देखिए, पिछले एक हफ्ते में ये कहा गया कि 7 से ज्यादा टीमें यूपी एसटीएफ की 20 से अधिक जगहों पर गए और वहां पर छापेमारी की, लेकिन वहां पर नहीं मिलता है वो मेरठ में। अब यहाँ पर उसकी मौजूदगी की बड़ी वजह आपको क्या समझ में आ रही है, यहीं पर वो क्यों मौजूद था? और हो सकता है कि टीमें अलग अलग हिस्सों में उसको खोज रही थी, लेकिन वो हमेशा यहीं पर रह रहा था जब से जेल से छूटा। हो सकता है कि यहीं पर वो मौजूद था, मेरठ में ही। सनुज
देखिए, अपराध की दुनिया के लिए कहा जाता है कि मान लीजिए किसी अपराधी या किसी बड़े गैंग में करीब 100 या 150 या 200 जितने भी शूटर्स हैं, यदि उस गैंग का मुखिया मर जाता है, एनकाउंटर में मार दिया जाता है, वो कैसे भी मर जाता है, तो गैंग बिखर जाता है। और गैंग बिखरे ना, इसलिए किसी ना किसी को जो कमान है वो दे दी जाती है। जिस तरीके से आपने देखा कि नरेश भाटी की गोलियों से भूनकर हत्या की गई और फिर उसका गैंग ना बिखरे तो उसके भाई रणपाल ने गैंग की कमान संभाल ली। रणपाल जब रणपाल भाटी एनकाउंटर में मार दिया गया तो उसके बाद जो रणबीर है उसने गैंग की कमान संभाल ली। तो अब ऐसे में चूंकि अनिल दुजाना अभी कुछ दिन पहले जेल से आया था, तो कुछ बदमाश ऐसे होते हैं कि जब उनका आका कहीं नजर नहीं आता, आका के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, तो वो कोई साइड लाइन हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन साइड लाइन गैंग के जो सदस्य हैं उनको फिर साथ जोड़कर किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की जो प्लानिंग हो वो कहीं ना कहीं अनिल दुजाना कर रहा हो। देखिए, अनिल दुजाना का मेरठ आना, एनकाउंटर में मारे जाना, अनिल दुजाना यदि मेरठ आया था, आप सोचिए कि अभी वो पैरोल पर चल रहा था, लेकिन मेरठ आना, जिस तरह की चर्चा चल रही है कि वो नेपाल जाना चाहता था, तो कहीं ना कहीं उसके मेरठ आने के पीछे की कोई बड़ी वजह है। अनिल दुजाना जैसा बड़ा गैंगस्टर अगर मेरठ आ रहा है तो मेरठ, आप सोचिए कि मेरठ से अगर कोई भी मैसेज किसी तरीके से दिया जाता है, उसका जो संदेश है वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता है। अब वो कौन लोग थे? क्या अनिल दुजाना लंबे समय से मेरठ में रह रहा था, आज किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? क्या वो कहीं और जाने की फिराक में था? क्या किसी और शख्स से मिलकर या किसी गैंग के और सदस्यों से मिलने की? क्योंकि इस समय जो बड़े अपराधी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जराइम की दुनिया के बड़े नाम हैं, चाहे सुशील मूझ की बात हो और चाहे आपकी योगेश भदौड़ा गैंग की बात हो, चाहे उधम सिंह गैंग की बात हो, चाहे सुनील राठी गैंग की बात हो, और ये तमाम ऐसे गैंग हैं कि जिनके अभी तक जो बड़ी वारदातें हुआ करती थी, अब बहुत लंबे अरसे से किसी एक तरह की जो बड़ी वारदात है इनकी तरफ से नहीं की गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका भी गैंग बिखर रहा हो और उस गैंग को समेटने के लिए अनिल दुजाना को ये लगाओ कि मौका अच्छा है। क्योंकि अनिल दुजाना ना तो गोली से डरता है, ना किसी बात से डरता है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। यदि ऐसी अनहोनी की बात होती तो शायद जराइम की दुनिया का वो बड़ा नाम ना होता। इसलिए कहीं ना कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अनिल दुजाना यहाँ पर आया था। और अब एसटीएफ, ये जानकारी हो सकता है कि लखनऊ में बैठे जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि किसी बड़ी साजिश को एसटीएफ ने आज नाकाम किया। आखिर वो साजिश थी कौन, उस साजिश के पीछे था कौन, आखिर अनिल दुजाना मेरठ में क्यों आया था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो तमाम जेलों में जो बड़े अपराधी हैं, जराइम की दुनिया के बड़े अपराधी हैं, उनके शूटर्स हैं, कहीं ना कहीं अभी हमारी जेल सूत्रों से बात हुई है कि जो बड़े नाम हैं वो कहीं ना कहीं खौफ और दहशत के साए में दिख रहे हैं कि आखिर अनिल दुजाना मारा कैसे गया। अनिल दुजाना को तो कहते हैं कि किसी गोली पर अनिल दुजाना का नाम नहीं लिखा। अनिल दुजाना की गोली पर ना जाने कितने लोगों के नाम लिखे थे कि जिनको अनिल दुजाना ने मारा, कितने हत्या के, अपहरण के, डकैती के, लूटपाट के, लोगों को धमकाने के, रंगदारी के, ना जाने कितने मुकदमे अनिल दुजाना पर दर्ज है। और अनिल दुजाना के लिए कहा जाता है, देखिए, अपराध की दुनिया में हो सकता है कि कोई अपराधी 1 दशक 2 दशक चल जाए, लेकिन गोली पर उसका नाम जरूर लिखा होता है। लेकिन अनिल दुजाना के लिए कहा जाता था कि अनिल दुजाना के लिए कोई गोली नहीं बनी है जो उसको छू सके, लेकिन अनिल दुजाना जिसे सोचता है उसे मार डालता है। लेकिन आज वही अनिल दुजाना जिसके लिए कहा जाता है, आज वो खुद मिट्टी के ढेर में मिल गया है। खूब कोशिश करी, गोली भी चलाई कि आज बच जाऊं, लेकिन आज वो बच नहीं पाया, क्योंकि एसटीएफ की मजबूत घेराबंदी थी और एसटीएफ ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि आज अनिल दुजाना होता या उसका गैंग होता, लगातार वो बचता रहा, इधर से उधर भागता रहा, संरक्षण उसको मिलता रहा, लेकिन अब उसको ढेर कर दिया गया है। और ये आज की सच्चाई है। सनोज आप रहे हमारे साथ, इसी पर लगातार हम बने हुए हैं और निकाय चुनाव को लेकर भी पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उससे पहले कहां पर क्या स्थिति है वो बताएंगे आपको। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे फौरन, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।